वेलकम एवरीवन। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी सब्जेक्ट के ऊपर होने वाली है। सो आप सभी लोग कैसे हैं? चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र अभ्यास का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस राइट आंसर। सहभागी लोकतंत्र क्या होता है गाइस? सहभागी लोकतंत्र का मतलब होता है कि जिसमें हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जिसे बोलते हैं, जिसमें हर किसी की राय ली जाती है, यानी कि जो आम नागरिक होता है उसकी भी भागीदारी ली जाती है हर किसी निर्णय के ऊपर। फिर उसके बाद जो भी डिसीजन लिया जाता है वो आम लोगों की भागीदारी के रूप में लिया जाता है, सबकी सहमति के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन, एक भागीदारी बजट प्रणाली में नागरिकों के पास सीधे प्रभावित करने का अवसर क्या है? तो आपके पास चार ऑप्शन है: विदेशी नीति के निर्णय, सैन्य रणनीति, सार्वजनिक निधियाँ और स्थानीय परियोजनाओं का आवंटन, न्यायिक नियुक्तियाँ। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सार्वजनिक निधि और स्थानीय परियोजनाओं का आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विचारशील लोकतंत्र में निर्णय आमतौर पर कैसे किए जाते हैं? यानी कि जो विचारशील लोकतंत्र होता है, विचारशील मतलब होता है जैसे कि जो विचारशील वादक हैं या हम दार्शनिक विचारक जिसे बोलते हैं विचारशील के, तो उनका मानना क्या है कि जो एक लोकतंत्र में चुनाव होता है मतों के अनुसार, लेकिन वो मतों के अनुसार उसे सबसे पहली जिसे प्राथमिकता देते हैं वो देते हैं विचारशील लोकतंत्र को, कि सभी लोगों का विचार विमर्श किया जाना चाहिए किसी मुद्दे पर, उसमें बहस होनी चाहिए, फिर जो उसके ऑप्शंस निकलते हैं, क्वेश्चंस निकलते हैं, उन पे पुनः विचार किया जाता है कि कौन सा हमें निर्णय आगे ले जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो प्राथमिकता मतों को नहीं देते, वो विचार को देते हैं, तो उसे ही विचारशील लोकतंत्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खुली और समावेशी चर्चा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, एक लोकतांत्रिक संविधान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो एक लोकतांत्रिक संविधान का प्राथमिक उद्देश्य जो होता है ऑप्शन नंबर थर्ड, सरकार के लिए एक ढांचा प्रदान करना और नागरिकों के अधिकारों की संरक्षण करना। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का लोकतंत्र तर्क संगत प्रवचन के माध्यम से आम सहमति तक पहुंचने पर जोर देता है? यानी कि ऐसा कौन सा लोकतंत्र का एक प्रवचन है जो आम सहमति यानी आम नागरिकों की राय तक पहुंचने पर जोर देता है? तो उसे क्या बोलते हैं? जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, ऑप्शन नंबर थर्ड विचारशील लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का लोकतंत्र नागरिकों को प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से निर्णय लेने में सक्रिय रूप से संलग्न होने के प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन नंबर ए, सहभागी लोकतंत्र। यानी कि जो भी प्रतिनिधि होता है और सरकार का जो भी कैंडिडेट होता है जो कि आम जनता के द्वारा चुना जाता है, उसकी जो राय होती है, यानी कि जो वो किसी की भी सलाह को लेना चाहता है तो वो कहाँ तक जाएगी? आम लोगों तक। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्रपति प्रणाली में आमतौर पर राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर होगा। यदि यहाँ पे राज्यपाल या गवर्नर लिखा होता था वो भी राइट आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे राज्यपाल नहीं लिखा है तो इसलिए प्रधानमंत्री क्या होगा? प्रमुख, क्योंकि सरकार का प्रमुख राज्य प्रधानमंत्री होता है और राज्य का प्रमुख कौन होता है? स्टेट का गवर्नर यानी कि राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है गाइस, लोकतंत्र का कौन सा लेखा लोकतांत्रिक निर्णय लेने के तरीकों और प्रक्रियाओं पर केंद्रित है जिसे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है? तो उसका आंसर होता ऑप्शन नंबर थर्ड, बहुलवादी खाता। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का एक ठोस विवरण शासन के किस पहलू पर जोर देता है? जो लोकतंत्र का एक ठोस विवरण शासन के किस पहलू पर जोर देता है? यानी कि जो लोकतंत्र की नींव होती है बेसिकली, या उसकी जो कार्य प्रणाली होती है, प्राथमिकता होती है, वो किसको देती है? ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक न्याय की सुरक्षा के लिए ही लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। एक उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्राथमिक भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जनता की ओर से निर्णय लेना है। जो लिबरलिज्म होता है, उदारवाद जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होता है? जनता को सर्वोपरि माना जाता है, यानी कि उन्हें सबसे ऊपर समझा जाता है। उसमें राज्य का कोई भी स्थान नहीं होता, मतलब कि उसे राज्य से ऊपर जनता को माना जाता है। राज्य की जो सीमाएं होती हैं या उसकी शक्ति होती है उसे सीमित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का कौन सा रूप जनता की ओर से निर्णय लेने में निर्वाचित अधिकारियों पर निर्भर करता है? जो लोकतंत्र का कौन सा रूप जनता की ओर से निर्वाचित अधिकारियों पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर सी, उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र।
अगला क्वेश्चन है गाइस, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका होती है, उनका प्राथमिक कार्य क्या होता है? यानी कि लोकतंत्र में जितनी भी पार्टीज या जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनका सबसे मेन मोटिव, सबसे पहला कार्य कौन सा होता है? चुनाव लड़ना, नीतियाँ तैयार करना और मतदाताओं को विकल्प प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, राजनीति के संदर्भ में एक दलीय प्रणाली क्या है? यानी कि एक दलीय प्रणाली होती है, एक बहुदलीय प्रणाली होती है। ठीक है, जो एक दलीय प्रणाली का मतलब क्या होता है? एक प्रणाली जहां एक ही राजनीतिक दल को नियंत्रित करता है और विपक्षी दलों को प्रतिबंधित या हाशिए पर रखा जाता है। यानी कि मतलब क्या है, जो एक दल है वो ही सत्तारूढ़ होता है पार्टी के अंदर, मतलब उसी के पास सत्ता होती है और बाकी जो होते हैं वो उसके नीचे होते हैं, निम्न स्तर पर होते हैं या उसके विपक्षी दल के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के संदर्भ में नागरिक समाज क्या दर्शाता है? नागरिक समाज, राजनीतिक समाज क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड, राजनीतिक दल। सहभागी लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? जो सहभागी लोकतंत्र है उसका मूल सिद्धांत क्या होता है? राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी, यानी नागरिकों की भागीदारी लेना। लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होते हैं उनका लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, एक पक्षीय प्रणाली बनाए रखना, यानी कि उन्हें एक ही मुद्दे पे बहस करनी है। ये नहीं कि आज इस दल में कल दूसरे दल में चले गए तो दल बदल हो जाता है। मतलब उनको यदि किसी ने चुना है, यदि आम लोगों की सहमति से वो जनप्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व के रूप में उभरा है, तो उसे उन लोगों की राय को हमेशा सुनना चाहिए। उन्हें उसे एक ही आवाज़ पे अडिग रहना चाहिए, एक ही उसका क्वेश्चन होना चाहिए, यानी कि एक ही उसकी राय होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने आज ये वाली राय मानी है तो कल मैं अपनी राय को विचार विमर्श करके दूसरी बदल सकता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र में एक समकालीन नवाचार का एक उदाहरण है जो नागरिकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्णय लेने में सीधे भाग लेने की अनुमति देता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तात्विक लोकतंत्र। सहभागी लोकतंत्र निम्नलिखित के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर बी, भागीदारी, यानी कि व्यापारिक जुड़ाव और निर्णय लेने में सक्रिय भागीदारी। लोकतंत्र में नागरिक समाज की क्या भूमिका होती है? तो लोकतंत्र में नागरिक समाज की क्या भूमिका होती है? यह सरकार के लिए एक संतुलन के रूप में कार्य करता है, विभिन्न हितों और कारणों की वकालत करता है, यानी कि लोगों के हितों की यानी अधिकारों की रक्षा करता है और कारणों की वकालत करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गाइस, विचारशील लोकतंत्र की मौलिक अवधारणा क्या है? तो विचारशील लोकतंत्र की मौलिक अवधारणा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक बहस और तर्क संगत बहस, यानी कि पहले जॉइंट सेशन होता है, मतलब जिसमें सारी बहस की जाती है, फिर उसके बाद एक डिबेट होती है कि किसको मानना है, किस चीज़ को नहीं मानना है। लोकतंत्र में मीडिया का क्या योगदान होता है? तो लोकतंत्र में मीडिया का जो योगदान होता है क्या है? सरकारी शक्ति पर जांच के रूप में सेवा करके जनता को जानकारी प्राप्त यानी प्रदान कराना। कोई भी मतलब न्यूज़ आती है या कोई भी लोकतंत्र से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है तो जनता तक पहुंचाना उसे, मतलब वो जो लोकतंत्र का मीडिया का काम होता है वो एक क्या होता है, एक जगह से दूसरे स्थान पर किसी चीज़ को पहुंचाना, वो आदान प्रदान का काम करती है। एक उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना। एक बहुदलीय प्रणाली में राजनीतिक दल आमतौर पर सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा कैसे करते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, एकल प्रणाली के माध्यम से, यानी एकल पार्टी जो होती है उसके माध्यम से किया जाता है। एक लोकतांत्रिक निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र अभ्यास का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सभी निर्णय लेने वाली एक मजबूत केंद्रीकृत सरकार, यानी कि जो सारे निर्णय लेती है उसके बाद मतलब सभी की राय के अनुसार। लोकतंत्र के आसपास की प्रमुख समकालीन बहसों में से एक क्या है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, सामंतवाद बनाम साम्यवाद। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में किस अवधि में जॉन लॉक, यानी यहाँ पे जॉन लॉक लिखा हुआ है, आपके जो इंटरनल असेसमेंट में क्वेश्चन है उसमें गलत मिस प्रिंटिंग है। जॉन लॉक और जॉन जैक रूसो जैसे प्रभावशाली राजनीतिक दार्शनिकों का उदय हुआ जिन्होंने आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों में योगदान किया, यानी कि इसमें किया उन्होंने सुधार के माध्यम से किया था, क्योंकि वो क्या करते थे, व्यक्तियों को, यानी व्यक्तियों के मानव अधिकार हो गए, उनकी जो औद्योगिक क्रांति या जो भी कहें उन्होंने जो भी क्रांति की थी वो किस लिए की थी? व्यक्तियों के अधिकारों के लिए। मतलब कि राज्य जो था, राज्य के पास यदि कुछ शक्तियाँ हैं, यदि वो उसका दुरुपयोग करता है तो उसको रोकना, और जो व्यक्ति हैं वो अपनी स्वतंत्रता को किसको दे देते हैं? राज्य को, कि वो उसकी भलाई के लिए कार्य करें।
कौन सी संस्था कई लोकतंत्रों में देश के संविधान की व्याख्या और उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, न्यायतंत्र, जिसे आप न्यायालय भी कह सकते हैं। विचारशील लोकतंत्र प्रक्रिया का एक प्रमुख लक्ष्य है, किसका है? ऑप्शन नंबर बी, नागरिकों के बीच खुली तर्क संगत बहस या चर्चा की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी। लोकतंत्र में विधायी निकाय की महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से क्या है? कानून लागू करना, संविधान की व्याख्या, कानून बनाना, संशोधन करना, कार्यकारी शाखा, यानी कि कुछ कानून बनाना, यदि उसमें कुछ भी हमें बदलाव करना है तो अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र के साथ सबसे निकटता से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए, कानून बनाने में प्रत्यक्ष नागरिक भागीदारी। कौन सा प्राचीन भारतीय शासक लोकतांत्रिक शासन और धम्म या नैतिक कानून की अवधारणा को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ है? तो कौन जुड़ा हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य है, क्योंकि उसका जो किसके साथ उसका जो क्या नाम है, क्या बोलेंगे, कानूनी अधिकारी, या हम उस टाइम में कह सकते हैं आज के टाइम से रिलेटेड करके कि उसका जो लॉयर था या वकील था कौन था? कौटिल्य। तो वो क्या था? वो हर नीति बनाने में क्या था? प्रसिद्ध और सर्वोपरि था। तो उसकी चालाकी से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने ये सब कार्य किए। सो गाइस, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।